राइट ऑन द हेडिंग है क्रिस्टलोग्राफी। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी एंड एवरी टाइम यू विल फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, 1 or 2 क्वेश्चंस कैन कम इन द एग्जामिनेशन। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो क्रिस्टलोग्राफी देखते हैं, डेफिनेशन हम लोग बाद में देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था सोमरफील्ड मॉडल, सोमरफील्ड थ्योरी कह लीजिए या सोमरफील्ड मॉडल कह लीजिए, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं और ये हम मान के चलते थे कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फ्री। क्लियर, देयर इज नो इंटरेक्शन इन बिटवीन। क्लियर है यहाँ पर? तो दिस वाज वन ऑफ द लिमिटेशन दैट इन केस ऑफ सोमरफील्ड थ्योरी, और आपका जो है उससे पहले हम लोगों ने ड्रूड पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, रादर कंप्लीटली फ्री, ये हम मान के चल रहे थे। क्लियर है यहाँ पर? सोमरफील्ड थ्योरी या ड्रूड के हिसाब से। ड्रूड में कुछ डिसएडवांटेज था तो सोमर आया था, लेकिन सोमर ने भी यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फ्री। लेकिन बाद में चलने के बाद बैंड थ्योरी इन केस ऑफ सॉलिड्स हम लोग गए थे, उसमें हम लोगों ने केपी मॉडल को देखा और केपी मॉडल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पोटेंशियल। याद है आपको पीरियोडिक पोटेंशियल? अगर आपको याद होगा तो पीरियोडिक पोटेंशियल थे और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री नहीं है, इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस होगा। ये बात हम लोग बाद में चल के जो है हम लोगों ने पता किया था। और मैं आपको ये बता दूं, हर मटेरियल के लिए ये पोटेंशियल सेम तो नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब हर मटेरियल का जो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, इसीलिए उसकी वजह से जो है उसका पोटेंशियल का जो ये ग्राफ है मैंने आपको बना के दिखाया था, वो भी डिफर करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पोटेंशियल के लिए डिफरेंट तरह से इंटरेक्ट करेगा। इसीलिए हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि हम ये समझ सकें कि कितना पोटेंशियल से ये इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस हो रहा है। आपको बात समझ में आ गया? पहले ही सोमरफील्ड वगैरह में इस पोटेंशियल का कोई चर्चा नहीं था, बैंड थ्योरी आया तो इस पोटेंशियल को डिस्कस किया। अब हर मटेरियल के लिए ये पोटेंशियल का साइज जरूरी नहीं है कि बराबर हो। हाइट पोटेंशियल ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा प्रभावित करेगा, कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ऊपर से कूद के चला जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? दिस पोटेंशियल टोटली डिपेंड्स ऑन, क्या बताइए जरा सा, क्रिस्टल। तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वी आर डिस्कसिंग crystal structure. Is it clear? And that study is only called as क्या बताइए जरा सा, that study is only called as क्या, crystallography. I hope you got the idea. तो क्रिस्टलोग्राफी पढ़ने का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। लोग अक्सर कोचिंग वोचिंग में भी अगर पढ़ते हैं, कहीं पढ़ते हैं, तो अक्सर शुरू ही क्रिस्टलोग्राफी से करा देते हैं। कोई मतलब नहीं। क्रिस्टलोग्राफी हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहली बात तो वो मालूम होना चाहिए। भाई सोमरफील्ड थ्योरी के अंदर डिसएडवांटेज थे कि पोटेंशियल का डिस्कस ही नहीं करता था। बैंड थ्योरी में आने के बाद पोटेंशियल का डिस्कशन हुआ। फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये हर मटेरियल का पोटेंशियल जिससे इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस हो, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट रहा होगा उस मटेरियल या उस क्रिस्टल का। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने का मकसद पोटेंशियल को पढ़ना है, और इस स्टडी को क्या कहा जाएगा बताइए जरा सा, क्रिस्टलोग्राफी कहा जाएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? सो राइट ऑन द हेडिंग एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आप हेडिंग लिखिए जरा सा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के नाम से हेडिंग डालिए जरा सा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक एटम है, एक एटम से तो क्रिस्टल नहीं बने, कई सारे एटम मिलते चले जाएंगे, मिलते चले, लॉन्ग चेन, 3 डायमेंशन व्यू पीछे की तरफ भी। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? लाइक दैट। तो कई सारे एटम, अरबों अरब एटम मिलेंगे तब जाके क्रिस्टल बनेगा। और एटम को जोड़ना है, फेविकोल वगैरह से तो जोड़ नहीं पाएगा। क्लियर है यहाँ पर? बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, bonds are formed between the atoms. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो इन एटमों में आपस में बॉन्ड बनने की वजह से एक क्रिस्टल जैसा रूप धारण हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, वी विल डिस्कस वन बाय वन बॉन्ड, बट डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ बॉन्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, दो वी आर नॉट, बिकॉज स्टडी ऑफ बॉन्ड इज टोटली केमिस्ट्री पार्ट। क्लियर है यहाँ पर? हम यहाँ पर बॉन्ड की स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं, बस टाइप ऑफ बॉन्ड बोल के चुप से निकल जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो लेट अस स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ बॉन्ड which can be established, types of bonds which can be established, जिस तरह के बॉन्ड स्थापित किए जा सकें अलग अलग एटम के बीच में, तो उनको हम देखते हैं। सबसे जो है सबसे पहले द वेरी फर्स्ट बॉन्ड आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है Na और Cl के बीच में Na प्लस हो जाता है, Cl माइनस हो जाता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर लेगा तो प्लस लगा देगा, ये 7 है, स्टैब्लिश होने के लिए ये एक ले लेगा, एक नेगेटिव लगा देगा।
लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आयन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आयन। क्लियर है यहाँ पर? तो ये आयनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल है एंड इट इज अ वेरी वेल नोन स्ट्रक्चर, very well known structure, very well known structure to be discussed in our syllabus, to be discussed in our syllabus। इसको हम लोग NaCl को बहुत ज्यादा डिस्कस करना है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आए? आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बस हल्का सा एग्जांपल दे के आगे निकल जाएंगे बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एंड दैट कैन नेवर बी गोइंग टू आस्क इन द एग्जामिनेशन। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आए? तो कोवैलेंट बॉन्ड में जो है दो एटम शेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के भी बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के बाहर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इसको दे दे, ये अपना एक इसको, दोनों समझे कि हमारे पास दो दो आ गया है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझने, लेकिन है एक एक के पास। क्लियर? और भी मटेरियल हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। 12वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम है, या फिर गैलियम आर्सेनाइड है। ये सब बेसिक एग्जांपल्स है जो 12वीं क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? आगे चलते हैं। नाउ कम टू द मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, हम ये मान के चलते हैं मेटल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आर फ्री, रादर फ्री, कंप्लीटली फ्री। कंप्लीटली फ्री को या फ्री को हम लोग बोल देते हैं डीलोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज्ड का मतलब एक लोकल एरिया में नहीं है, वो फ्री है, किधर किधर भी घूमते रहे। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आए? इनका घूमना ही, ध्यान से सुनिए जैसे, इनका घूमना ही इनको आयन से बांधे रखता है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में? इनका घूमना ही इनको आयन से चिपकाए रखता है। चिपकाने का मतलब ग्लू की तरह, एक फेविकोल की तरह काम करता है। ये बाहर नहीं आते, अपने अंदर में ही रहते हैं, तो इससे जो है सॉलिड बनता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही आयन से अपने आयन को एक दूसरे में चिपकाने में मदद करते हैं, एक फेविकोल की तरह काम करते हैं, जिससे एक सॉलिड बन जाता है। और इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं, क्या बताइए? मेटालिक बॉन्ड। नाउ कम टू दी मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये इसलिए मैं जस्ट बता दे रहा हूँ कि आप लोग कभी नेट एग्जाम वगैरह निकाल लें, तो उसके बाद कभी अगर आप आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होता है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होता है, तो उसमें जो है एक एक नंबर में क्वेश्चन वगैरह आ जाए, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऐसे मटेरियल में होता है जिन मटेरियल में क्या एग्जिस्ट करते हैं? डाइपोल। और इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का अगर आपने क्लास किया होगा तो उसमें हम लोग डाइपोल पढ़ चुके हैं, पोलराइजेशन पढ़ चुके हैं। याद है? डाइपोल एक छोटा सा इलाका, कंप्लीट स्टडी को पोलराइजेशन। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में? नहीं समझ में? तो ऐसे मटेरियल जिनमें डाइपोल हो उनमें जो बॉन्ड स्थापित होता है, दैट बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज, क्या बताइए जरा सा? मॉलिक्यूलर बॉन्ड। नाउ कम टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये ऑक्सीजन है, ये आपका H है। तो हाइड्रोजन जो अपना बॉन्ड बना रहा है किससे? ऑक्सीजन से। क्लियर है यहाँ पर? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन उसको देता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो एक तरह से दो नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसने एक दिया है, इस पे एक पॉजिटिव और इस पे भी एक पॉजिटिव। अब दूसरा ऑक्सीजन को तो इसी पे आके चिपकना पड़ेगा, तो दिस इज स्ट्रक्चर लाइक दैट। H 12वीं क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज H और यहाँ पर O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है? इस तरह के बॉन्ड्स को कहा जाता है, और ये बहुत बड़ा हो जाए तो वाटर मॉलिक्यूल टाइप में बन जाता है। क्लियर? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बस आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो मैं ये पूछूं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड्रोजन के पास या ऑक्सीजन के पास? तो हाइड्रोजन बॉन्ड में एक चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर डिस्प्लेस्ड और अटैच्ड टुवर्ड्स नॉट हाइड्रोजन बट ऑक्सीजन। भाई इसने दिया है तभी तो ऑक्सीजन के पास गया है ना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बनाता है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में? दिस वाज वन ऑफ द ओवरव्यू दैट आई नीड टू डिस्कस। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ये क्लियर हो गए आपको। आयनिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है,
फिर आपका मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, लॉट ऑफ बॉन्ड्स आई हैव डिस्कस एंड दैट नीड टू बी रिमेंबर फॉर स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम में, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है, तो उसके लिए आप जो है ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? तो हम लोग आगे चलते हैं। बेसिक सॉलिड स्टेट जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ से हमारा सॉलिड स्टेट का पार्ट मतलब क्रिस्टलोग्राफी का पार्ट डिस्कस हो जाएगा। डेली आई पुट वन लेक्चर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी more precisely towards exam point of view, उसको आप बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, that is very sufficient for the examination, to the point डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना पड़े। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया ना? अच्छा देखिए जरा सा, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कंपाउंड, बहुत मिक्स से बनो तो उसको कंपाउंड बोल देते हैं। क्लियर? कंपाउंड जो है सॉलिड भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? और इस सॉलिड को हम लोग कई तरह के सॉलिड कंपाउंड जो है सॉलिड हो सकता है। सॉलिड का एक एग्जांपल हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज NaCl, सोडियम क्लोराइड। और इस सोडियम क्लोराइड की खासियत ये है कि इसमें पीरियोडिसिटी बहुत है। पीरियोडिसिटी का मतलब सोडियम और क्लोराइड, फिर सोडियम और क्लोराइड, फिर सोडियम और क्लोराइड, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, दूरी बराबर बराबर है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? तो अरेंजमेंट इनका कैसा है बताइए जरा सा? पीरियोडिक है। मैंने एक एग्जांपल लिया है सॉलिड का, और भी एग्जांपल हमारे सिलेबस में है। क्लियर? जब पढ़ा गया NaCl, NaCl, NaCl की आपस की दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, पीछे की तरफ दूरी, आगे की तरफ दूरी, मैं बना के भी दिखाऊंगा, बराबर बराबर पाई गई। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो इसीलिए पीरियोडिक कहा गया है। जो सॉलिड में अरेंजमेंट पीरियोडिक होता है, ऐसे सॉलिड को कहा जाता है किस तरह का सॉलिड बताइए जरा सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और हमारा पूरे सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस इस टोटली कौन सा सॉलिड के लिए बताइए जरा सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? अब मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड बना के दिखाता हूँ। देखिए, एक हमारे बनाने का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। ये मैं बनाऊंगा Na मोटा दाना, Cl छोटा दाना, Na मोटा दाना, इससे चिपका हुआ है Cl छोटा दाना, Na मोटा दाना, Cl। आप ये मान के चलने की साइज सेम है, ठीक है? ऐसा नहीं सोचना कि ये वाला थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, ये थोड़ा कम, ऐसा नहीं, बराबर बराबर आप इसको मान के चलो, ठीक है? फिर Na छोटा दाना, बड़ा दाना, सॉरी Cl छोटा दाना। उसी तरह नीचे भी बना लेते हैं, Na बड़ा दाना, मेरे बनाने का पैटर्न आज के बाद इस तरह से होगा। क्लियर? Na बड़ा दाना, Cl छोटा दाना। उसी तरह आप बना लो, Na बड़ा दाना, Cl छोटा दाना, Na बड़ा दाना, Cl छोटा दाना, लाइक दैट। Na बड़ा दाना, Cl छोटा वाला, Na बड़ा वाला, Cl छोटा वाला, Na बड़ा वाला, Cl छोटा वाला। उसी तरह यहाँ पर भी Na बड़ा वाला, Cl बराबर, नीचे नीचे से गैप वैप सब बराबर रखना, समझ आया? गैप सब बराबर, ये सब बराबर है मान के चलना है। You have to assume like that these gaps are very equal and similar like that, तभी ये क्रिस्टलाइन बनेगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? और ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन क्यों? ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। यहाँ भी दिखा दो इसको, और भी सामने की तरफ भी लाओगे z की तरफ, तो फिर ये 3 डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? तो बड़ा तरतीब से है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं बताइए जरा सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। पढ़ने में भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ही मजा आएगा। एमोर्फस का कोई बहुत अच्छा शेप नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग जो है एमोर्फस को डिस्कस नहीं करते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, जब भी मैं सॉलिड बोलूंगा आज के बाद, विच काइंड ऑफ सॉलिड यू हैव टू डिस्कस? crystalline solid. Any crystalline solid can be broken into 2 parts. One is called as क्या बताइए जरा सा? Lattice plus another is called as क्या बताइए जरा सा? Basis। तो अब जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम चर्चा करेंगे, हम तो क्रिस्टलाइन की ही चर्चा करेंगे, तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग जब तोड़ेंगे तो उसको 2 हिस्सों में तोड़ना। किस किस में बताइए जरा सा? लैटिस और एक बेसिस। तो लैटिस का एक एग्जांपल हमारे सिलेबस में है, दैट इज कॉल्ड एज कौन सा लैटिस बताइए जरा सा? ब्रेवाइस लैटिस। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? अंडरलाइन करके एनसर्कल करके रख दीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेवाइस लैटिस, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट फॉर द टाइम बीइंग आई टोल्ड यू दैट any crystalline solid can be broken into 2 parts. One is called as Bravais lattice. Lattice का मतलब आप Bravais lattice सुनो समझो। दूसरा जो है क्या बताइए जरा सा? बेसिस। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ लैटिस। लैटिस का डेफिनेशन लैटिस के नीचे ऐसे एरो बना के लिख लेना। बेसिस का डेफिनेशन बेसिस के नीचे ऐसे एरो बना के लिख लेना। जहां जो चीज है वहीं लिख दो, बस हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, ये देखिए ये मोबाइल है, मोबाइल भी ठोस है, सॉलिड ही है। आप ऐसे समझो ये क्या बोलते हैं, सॉलिड है। अच्छा इस ये मोबाइल जो है एक पॉइंट से बना है या इसमें कई सारे पॉइंट है बताइए जरा सा?
बताओ जल्दी। इसमें कई सारे, मोबाइल तो इतना बड़ा है, इसमें कई पॉइंट्स आएंगे। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया नहीं समझ में आया? तो लैटिस का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऑफ ऑल पॉइंट्स। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? सिंपली ज्योमेट्रिकल क्यों बोला? क्योंकि ये बहुत तरतीब है, तरतीब को हम ज्योमेट्री बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ पर? या सिर्फ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स भी बोल सकते थे, लेकिन चूंकि हम क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइन में तरतीब मतलब बहुत अच्छे से अरेंज है, तो इसीलिए ज्योमेट्री है उसके पास। क्लियर है यहाँ पर? इसीलिए हम ज्योमेट्रिकल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो आज के बाद जब भी लैटिस बोला जाएगा, आप सिर्फ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बोलोगे या फिर ज्योमेट्रिकल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ज्योमेट्रिकल, व्हाई ज्योमेट्री आई एम एडिंग हियर, बिकॉज इट इज हैविंग गुड शेप। क्लियर है? यहाँ पर एक ज्योमेट्री है उसके पास। बात समझ में? आपके नाक का अच्छा शेप है, आंख का अच्छा शेप है, तो एक ज्योमेट्री है आपके पास। क्लियर है यहाँ पर? तो उसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास भी ज्योमेट्री है, इसलिए ज्योमेट्रिकल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? दैट इज द मीनिंग ऑफ लैटिस। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। बेसिस, अच्छा एक पॉइंट तो नहीं है, कई पॉइंट है। एक पॉइंट पे कितने एटम होंगे? क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? दैट इज कॉल्ड एज बेसिस, ग्रुप ऑफ एटम्स एट each point is called as, क्या बताइए सर? This is not the local definition what I given you for a crystalline solid. So it means I can call a crystalline good solid or geometrical arranged solid into two parts. Any solid can be broken into two parts. One is called as lattice, another is called as basis. Lattice, once if I discuss, you have to remember it is a Bravais lattice because our syllabus is based on Bravais lattice. What is the meaning of lattice? Not only points, simply geometrical collection of points. Why geometrical? Because it is having good shape. Clear है यहाँ पर? अच्छा, एक पॉइंट पे कितने ग्रुप ऑफ एटम जमा होंगे, that is called as basis. I hope you got the idea. So after this I'm going to start with the in-depth topic of crystallography. Is it clear?